हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम आपके जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं पिछले एक वीक के, वो हम डिस्कस करेंगे प्रीक्योर में। ठीक है जी। और जो आपके 5 क्वेश्चंस हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो आज के आपके एनवायरनमेंट बेस्ड जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीमिक्स में डील करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए एक साथ डाला गया है। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में, जो कि एक स्पीशीज है टर्टल की। उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र फ्लड्स की जो वार्निंग सिस्टम है, उसे ट्री रिंग्स के द्वारा भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। थर्ड में हम बात करेंगे जो बिहार ने प्लान किया है एक माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, जो कि आज शुरू भी हो गया है। थोड़ी बहुत इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है ऑन इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा आज का कि जो कमेटी एस्टैब्लिश की गई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज टारगेट्स, थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट का हमारा टॉपिक है चीता द कमबैक। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि देहरादून बेस्ड है, तो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दी है टू इवेल्युएट सर्टेन साइट्स, जिसके चलते चीता को दोबारा इंडियन वाइल्ड लाइफ में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। तो आज के हमारे 6 टॉपिक्स हैं। आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले टॉपिक में हम बात करते हैं इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। ठीक है जी। सो एक तरीके की एक स्पीसीज है टर्टल की, जो कि काफी वल्नरेबल है और उसे रिसेंटली ही रेस्क्यू किया गया है एक फिश मार्केट में इन असम सिलचर। ठीक है जी। तो जो आपका इंडियन पीकॉक सॉफ्टशेल टर्टल है, एक तरीके की सबसे ब्यूटीफुल कलोनियल स्पीसीज है इन द वर्ल्ड। कलोनियल बेसिकली आपके एक तरीके से रेप्टाइल्स ही होते हैं, इसमें आपके टर्टल्स और टोर्टोइजेस आते हैं। बेसिकली अगर इनको हमने डिफाइन करना हो तो इनका हार्ड शेल होता है, जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। बट इट इज स्टिल अनक्लियर दैट व्हाट इज द रीजन फॉर देयर यूनिक कैरापेस पैटर्न। ठीक है जी। कि मतलब जो इनका बैक है, जो शेल है, इमेज में भी दिखाएंगे, तो उसका जो रीजन है वो अभी तक अनक्लियर है। जैसे जैसे ये इनकी उम्र होती जाती है, वैसे वैसे जो पैटर्न रहता है इनके बैक पर, वो फेड होता जाता है। तो अभी तक 29 स्पीसीज ऑफ टर्टल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया, और उसमें से जो 20 हैं वो आपकी असम में ही पाए जाते हैं। ठीक है जी। और अबाउट 90% ऑफ टर्टल्स इन असम आर फेसिंग सम काइंड्स ऑफ थ्रेट। कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो आईयूसीएन के आधार पर इसका वल्नरेबल स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पर करें तो इसे शेड्यूल 1 में रखा गया, और साइट्स के आधार पर इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ठीक है जी। सो ये बेसिक सी जो फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। इसी पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका रीजन अभी तक अननोन है। तो बेसिकली जो स्पीसीज है आपकी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले एरियाज में पाई जाती हैं, और मोस्टली अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में ये आपकी ये स्पीसीज पाई जाती हैं। आप मैप में भी यहाँ देख सकते हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में बात करें, बेसिकली इट हैज अ लार्ज हेड, डाउन टर्ड स्नाउट। स्नाउट बेसिकली एक कुछ एनिमल्स में एक लॉन्ग नोज होती है, तो उसे स्नाउट कहते हैं। विद लो एंड ओवल कैरापेस, जिसके बारे में हमने बात की, ऑफ डार्क ऑलिव ग्रीन टू नियरली ब्लैक, समटाइम्स विद अ येलो रिम ऑल्सो। हेड और लिम्स बेसिकली इसके ऑलिव ग्रीन कलर के ही होते हैं। फोरहेड के बारे में बात करें, देन इट हैज डार्क रेटिकुलेशंस एंड लार्ज येलो और ऑरेंज पैचेस और स्पॉट्स, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। ये ऑरेंज स्पॉट्स के बारे में बात की गई है, स्पेशली बिहाइंड द आईज एंड अराउंड द स्नॉट दैट आर लार्जर देन दोज इन इट्स सिस्टर स्पीसीज। जो आपके मेल टर्टल्स होते हैं इसमें, तो बेसिकली दे पोजेस रिलेटिवली लॉन्गर एंड थिकर टेल्स देन फीमेल्स। रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स या पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है जी। कैटेगराइजेशन में आपके ओमनीवोरस में आते हैं, जैसे कि जो छोटे बेबी टर्टल्स होते हैं, दैट दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे एंड फिश, वाइल the adults consume snails, earthworms, prawns, fish, frogs। ठीक है जी। एंड द एनिमल्स विच आर रिमेन्ड इन कैप्टिविटी, वो बेसिकली आपके राइस या पाम शुगर स्वीटमीट्स भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी। इससे रिलेटेड थ्रेट्स के बारे में बात करें तो ये जो स्पीसीज है, दिस इज हेविली एक्सप्लॉइटेड फॉर इट्स मीट एंड कैलिपी, जो कि आपकी आउटर कार्टिलेजिनस रिम होती है शेल की। ठीक है जी। रिवर गंगा से रिलेटेड बात करें तो वो वैसे ही इनके लिए थ्रेट्स हैं, जैसे कि बाकी रिवर टर्टल्स के लिए होते हैं, कि जो फिश स्टॉक है उसमें रिडक्शन हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर फिशिंग। ठीक है जी। पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, रिवर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है जी। तो ये बेसिक से इसके बाकी भी थ्रेट्स आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सो ये आपकी बेसिक सी डिटेल्स थी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ टर्टल। सेकेंड टॉपिक में हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र फ्लड्स हैं उनकी वार्निंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन ट्री रिंग्स। ठीक है जी। तो हर साल आपके जो ब्रह्मपुत्र फ्लड्स हैं वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं, पर्टिकुलरली असम में। सो जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शंस हैं फ्लडिंग की ऑफ ब्रह्मपुत्र, वो बेसिकली आपकी बेस्ड है ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ पास्ट रेनफॉल पैटर्न्स। ठीक है जी। और वो रिलाई करते हैं ऑन डिस्चार्ज गॉज रिकॉर्ड्स, जो कि आपके सिर्फ 1950s तक ही
रिकॉर्डेड हैं। उसी में आपकी एक नई स्टडी आई है दैट इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ ट्री रिंग्स, जिसके चलते जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो आप कंक्लूड कर सकते हो इवन बैक टू द 7th सेंचुरीज। ठीक है जी, उन रिंग्स के डेटा के हिसाब से ये पता लगा है दैट पोस्ट 1950 जो पीरियड रहा है वो एक्चुअली सबसे ड्राइएस्ट रहा है सिंस 1300s। ठीक है जी, तो क्लाइमेट मॉडल्स की स्टडी से उन्हें यूज करके ताकि फ्यूचर डिस्चार्ज को सिमुलेट किया जा सके, तो उसमें रिसर्चर्स ने ये पाया है कि अभी काफी डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आ सकते हैं जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था। और ये आपका पॉसिबल भी है बिकॉज ऑफ आर एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इस सब से हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वेट ईयर्स की, तो हम शायद उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो उसका डेंजर है हम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बाय 25 to 38%। ठीक है जी, तो ट्री रिंग्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके ट्री रिंग्स होते हैं दैट ग्रो वाइडर इन ईयर्स जब आपकी सॉइल मॉइस्चर काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है जी, उसी तरीके से जो वाइडर रिंग्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस दौरान आपकी रेनफॉल काफी ज्यादा थी और जो रिवर रन ऑफ था वो भी काफी हाई था। जिस जिस तरीके से वो ग्रो करते जाते हैं उतनी ही ज्यादा उसमें रिंग्स ऐड होती जाती हैं और वहीं से हमें एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है जी, तो जैसे कि हमने बात की कि रेनफॉल पीरियड के दौरान जो रिंग्स हैं वो आपकी ब्रॉड हो जाती हैं, तो उसी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपके ड्राई मानसून ईयर्स होंगे या ड्रॉट्स होंगे तो उस दौरान जो आपकी रिंग्स होंगी वो काफी नैरो होंगी। तो जैसे कि जो हमारे ट्रीज होते हैं वो काफी लंबे समय तक रहते हैं, तो अगर हम उसमें से एक छोटा सा सैंपल भी लें और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो हम काफी कुछ जान सकते हैं अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द पास्ट सेवरल सेंचुरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्री की रिंग्स हैं। ठीक है जी, जो आपकी ब्रॉडर रिंग है वो डिपिक्ट कर रही है कि वो आपका एक रेनी सीजन रहा है, जहां पर आपकी बहुत ही नैरो रिंग है वो डिपिक्ट कर रहा है कि वो आपका एक तरीके से ड्राई सीजन रहा है। बीच वाली रिंग है ये आपकी फर्स्ट ईयर ग्रोथ की है, और जैसे जैसे आपका ट्री ग्रो करता रहता है उस तरीके से ये जो रिंग्स हैं ये ऐड होती जाती हैं। ठीक है जी, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ सैंपल्स लिए हैं एट 28 साइट्स इन तिब्बत, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, जो कि आपके काफी क्लोज हैं टू द वेदर सिस्टम एज ब्रह्मपुत्र वाटरशेड। ठीक है जी, तो उन रिंग्स को स्टडी करके, उन रिंग्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट ने बेसिकली एक 696 ईयर की क्रोनोलॉजी बनाई है। और फिर जो क्रोनोलॉजी में जो डेटा था और जो हमारे पास ऑलरेडी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो कि 1780s तक जाते हैं, तो उसमें काफी सिमिलैरिटी पाई गई जब वहां नोट किया गया है कि आपका मेजर फ्लड ईयर्स हैं, तो उसी दौरान वैसा ही डेटा उस 696 ईयर क्रोनोलॉजी वाले डेटा में पाई गई। ठीक है जी, बेसिक्स ही आपका आइडिया था किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है और कितनी थोड़ी इनोवेटिव सी स्टडी है, तो आप इसके बारे में जरूर डिटेल में पढ़िए। थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं बिहार जो प्लान कर रहा है माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल। ठीक है जी, तो बिहार ने पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है एज अ पार्ट ऑफ सेव माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि उनके स्टेट में आते हैं इन लार्ज नंबर्स एवरी ईयर। ठीक है जी, तो जो बेसिकली आपका 3 दिन का फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया गया है इन ईस्टर्न बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये आपका आज ही शुरू हो चुका है। ठीक है जी, तो ये फेस्टिवल बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है ज्वाइंटली बाय भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन और आपकी एक नॉन प्रॉफिट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, साथ के साथ एक लोकल मंदार नेचर क्लब है। ठीक है जी, तो जो सिलेक्शन है भागलपुर की कि वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो बिकॉज ऑफ द 60 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिटवीन सुल्तानगंज एंड कहलगांव, और ये एक फेवरेबल हब है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो बेसिकली जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं दे कम ड्यूरिंग नवंबर एंड स्टे टिल मार्च, फाइंडिंग द रीजन फेवरेबल टू स्पेंड देयर विंटर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें इस फेस्टिवल के लिए तो बेसिकली यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इसमें आपकी काफी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई हैं इस 3 दिन के फेस्टिवल में। उनमें से एक है आपकी बर्ड रेसिंग प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग बर्ड्स, देयर हैबिटेट्स एंड देयर इकोलॉजी। ठीक है जी, एक और है इसमें जिसमें प्रेजेंटेशन दी जाएगी बर्ड लाइफ के ऊपर और एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा ऑन सेटिंग बर्ड रिंगिंग स्टेशंस इन भागलपुर। ठीक है जी, फिर है आपका रिंगिंग ऑफ बर्ड्स जिसमें उन बर्ड्स को ट्रैप किया जाएगा इन नेट्स एंड स्नेयर्स, उन्हें वे किया जाएगा, उनके बारे में डिटेल्स लॉक की जाएंगी और एक मेटल रिंग जिसमें एक यूनिक नंबर इंस्क्राइब्ड होगा वो उनकी टीबिया बोन पे टाई कर दी जाएगी। तो इससे काफी हेल्पफुल रहेगा ये बर्ड वॉचर्स और कंजर्वेशनिस्ट्स के लिए, ताकि वो इनका पूरा लॉग अप टू डेट रखें अबाउट देयर प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब। तो काफी इसमें आपकी इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज हैं जो कि भागलपुर आती हैं, उसमें से आपकी नेम्स यहाँ मेंशन्ड है जैसे कि बियर हेडेड गूज हो गया। ठीक है जी, फिर आपका यूरेशियन करल्यू हो गया या आपका यूरेशियन कूट हो गया, तो आप ये नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में।
ठीक है जी। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इसके चलते जो इंसिडेंट्स होते हैं बर्ड पोचिंग के बिहार में, उस पर भी एक तरीके का चेक लगेगा, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स की पोचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, क्योंकि उसमें काफ़ी मनी इन्वॉल्व है। जो बर्ड कैचर्स होते हैं उन्हें काफ़ी पैसा मिलता है। ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बिहार सरकार का। थोड़ी डिटेल्स जब ये 3 दिन का फेस्टिवल आपका कंक्लूड हो जाएगा तो हमें और डिटेल्स आएंगी, तो हम वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं, जो इंडिया अपना रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप करने जा रहा है ऑन इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू ट्रेवल टू कच्छ टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस 30,000 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि काफी क्लोज है टू द इंडो पाक बॉर्डर इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसे लार्जेस्ट बताया जा रहा है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली इसमें गुजरात को क्यों ही एक फेवरेबल स्पॉट देखा गया। सो बेसिकली जो भारत सरकार की कमिटमेंट है टू इंस्टॉल 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022, तो उसमें गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख हेक्टेयर ऑफ वेस्ट लैंड आइडेंटिफाई की नियर खवाड़ा, जो कि आपका 72 किलोमीटर है फ्रॉम भुज। ठीक है जी। और ये काफी क्लोज है टू इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो इसमें काफी डिस्कशंस हुई इससे रिलेटेड, और अप्रैल 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया कि वहां पर एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, और जितनी भी रिक्वायर्ड डिफेंस फोर्सेज होगी वहां पर डिप्लॉय भी की जाएंगी। सो पार्क के बारे में बात करें तो बेसिकली इसमें आपके 2 जोन्स हैं। पहला है आपका हाइब्रिड पार्क जोन, जो कि अकोमोडेट करेगा दोनों ही विंड और सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स को ऑफ 24,800 मेगावाट कैपेसिटी। और एक एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन है जो कि आपका 23,000 हेक्टेयर्स में बनाया जाएगा। ठीक है जी। सो जो आपकी प्रोजेक्ट साइट है बेसिकली ये 25 किलोमीटर है खावड़ा जगह से, जो कि आपका एक लास्ट पॉइंट है जहां पर सिविलियंस उस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से बात करें, जो आपका एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन है, ये आपका 1 से 6 किलोमीटर की रेंज में आता है विद द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है जी। जो आपका हाइब्रिड पार्क जोन है ये आपका 6 किलोमीटर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, बट वहां पर अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड कर दी गई हैं। साइट इसलिए चूज की गई क्योंकि एक तरीके से ये कंप्लीट वेस्टलैंड है। ठीक है जी। और अगर वहां पर विंड मिल्स लगा दी जाएंगी बॉर्डर के पास, तो एक तरीके से वो बाउंड्री की तरह भी एक्ट करेंगे। ये जो आपको पूरा एक्सक्लूसिव विंड जोन पार्क का जो एरिया है 23,000 हेक्टेयर का, ये अलॉट कर दिया गया है टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। ताकि वो वहां पर विंड प्रोजेक्ट्स का सेटअप कर सकें अंडर द कंपिटिटिव बिडिंग रूट पॉलिसी। ठीक है जी। तो जो सिलेक्टेड डेवलपर्स हैं उन्हें 50% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है अगले 3 सालों में, और ये पूरा प्रोजेक्ट फिनिश करना है विद इन 5 ईयर्स। तो इसमें जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भी पावर वहां जनरेट की जाएगी तो उसे वो इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है जी। सो ये बेसिक सी डिटेल्स थी इस पार्क से रिलेटेड। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होती जाएंगी उतनी ज्यादा हमारे पास और डिटेल्स आती रहेंगी रिलेटेड टू दिस पार्क। सो आज के सेकंड लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं, कमेटी एस्टैब्लिश की गई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज टारगेट्स। सो जो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें जो इंडिया ने कमिटमेंट्स रखी थी, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो कमिटमेंट्स पूरी की जाएं, तो उसमें ये कमेटी बनाई गई है जो कि जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ऑफ क्लाइमेट चेंज टारगेट्स वो उसे ओवरसी करेगी। ठीक है जी। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक गेजेट नोटिफिकेशन इशू की है ऑन फॉर्मिंग अ हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है AIPA। ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई कमेटी बनाई, तो आपको इस पे क्वेश्चंस आने के काफी चांसेस हैं। ठीक है जी। सो बेसिक सा पर्पस AIPA का यही है कि कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस जनरेट किया जा सके ऑन क्लाइमेट चेंज मैटर्स, जिसके चलते ये इंश्योर किया जा सके कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो ऑब्लिगेशंस हैं इंडिया की वो पूरी की जाएं, साथ के साथ जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी पूरी की जाएं। ठीक है जी। सो बेसिकली इंडिया ने 8 कमिटमेंट्स की हैं अंडर द NDC, जिसे हम 3 क्वांटिटेटिव गोल्स हैं। पहली बात, रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 33 to 35% ओवर 2005 लेवल्स बाय 2030। तो ये जो गोल्स हैं ये आपको स्टेटमेंट्स के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली आपको ये पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ईयर कौन सा सेट किया गया है, कब के लिए टारगेट अचीव करने के लिए कहा गया है, और क्या क्या टारगेट्स हैं। सेकंड है आपका अचीविंग अबाउट 40% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो रही है। और थर्ड है क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। तो सारे ही टारगेट्स आपके 2030 के लिए हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका AIPA है ये ऑपरेट करेगा एज अ नेशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट कार्बन मार्केट्स इन इंडिया। ये आपकी गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करेगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज।
गाइडलाइंस इशू भी करेंगे ऑन कार्बन प्राइसिंग, मार्केट मैकेनिज्म एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव अ बेयरिंग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनडीसीज। ठीक है जी। साथ के साथ जो प्राइवेट सेक्टर और जो आपके मल्टी एंड बायलेटरल एजेंसीज हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी ये नोट करेगा और जो रिक्वायर्ड गाइडेंस होगी वो उन्हें प्रोवाइड करेगा ताकि जो उनके क्लाइमेट एक्शंस हैं वो अलाइन कर सकें विद नेशनल प्रायोरिटीज। तो बेसिकली जो आपका AIPA है इसमें आपके मेंबर्स होंगे 14 मिनिस्ट्री से, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेटरी होंगे वो ही इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है जी। तो जो जो ये मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो यहाँ मेंशन्ड है। तो बेसिक सी डिटेल्स थी अबाउट दिस कमेटी, तो इसको आप जरूर अपने नोट्स में उतारिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे हैं चीता द कमबैक। तो रिसेंटली जो देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी है टू इवेल्युएट साइट्स टू रीइंट्रोड्यूस चीतास टू इंडियाज वाइल्ड्स। ठीक है जी। तो बेसिकली जो चीता है उसे डिक्लेयर कर दिया गया था एज एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया इन 1952, और जो इसका स्टेटस है IUCN की रेड लिस्ट में तो वो भी वल्नरेबल है विद अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 7,000, जो कि आपके प्राइमरीली अफ्रीकन सवानाज में ही पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये माना जाता है जो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव थे उन्होंने जो लास्ट के 3 रिकॉर्डेड एशियाटिक चीतास थे उन्हें हंट किया था इन 1947। तो अब 70 साल बाद जो ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है दैट अपीयर्स टू मेक अ कमबैक टू इंडिया। सो 2009 में जो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने ये इनिशिएट किया था चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था ऑन द ग्राउंड्स दैट अफ्रीकन चीता वाज एलियन एंड एक्सोटिक स्पीसीज। और साथ के साथ जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ थी जो कि एपेक्स वाइल्ड लाइफ बॉडी है हमारे देश में, उनसे भी इस चीज से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन नहीं ली गई थी। बट फिर जनवरी 2020 में आफ्टर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो उन्होंने पिटीशन फाइल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अलाउ कर दिया है केंद्रीय सरकार को कि वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अफ्रीकन चीता को टू अ सूटेबल हैबिटेट इन इंडिया। तो इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने कमेटी भी सेटअप कर दी है जो कि जितने भी ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें मॉनिटर करेंगे, किस तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है प्रोजेक्ट पर उसे मॉनिटर करेंगे। ठीक है जी। तो कमेटी ने ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कहा है कि वो एक तरीके की टेक्निकल इवेल्युएशन कैरी आउट करें सभी पॉसिबल साइट्स में। तो इसमें जो आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार ये काफी ईगर हैं टू होस्ट द बिग कैट्स इन द रिस्पेक्टिव फॉरेस्ट रिजर्व्स। और इसमें आपका जो फोर्थ स्टेट है गुजरात वो भी अपनी साइट्स इवेल्युएट कर रहा है। तो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है ये तो ओरिजिनल जो प्लान था 2009 का तो उसमें ही इंक्लूडेड थे, बिहार इसमें रिसेंटली ही इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने सभी स्टेट्स को कहा है कि अपने प्रपोजल के साथ आ सकते हैं वो पोटेंशियल साइट्स। तो इसमें राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रपोज की है शाहगढ़ बल्च जो कि आपका जैसलमेर के नजदीक है, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लाई करता है। ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी ही आपका जो पुराना ओरिजिनल प्लान था उसमें भी ये साइट कंसीडर की जा रही थी। सो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने अपने काफी कंसर्न्स दिखाए हैं ओवर अलाउंग टूरिस्ट मूवमेंट सो क्लोज टू द बॉर्डर। ठीक है जी। साथ साथ जो ये जो एरिया है ये डिफेंस फोर्सेस द्वारा यूज किया जाता है फॉर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, और काफी वो रिलेक्टेंट है कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी इंट्रोडक्शन की जाती है चीता की एक्टिविटीज है वो काफी उससे डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है जी। साथ के साथ ये आपकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भी एक साइट है, तो वो भी काफी एक दिक्कत भरी बात है। ठीक है जी। उसके अलावा बिहार ने ऑफर किया है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो कि उनका सदर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है एज अ पोटेंशियल साइट। तो ये रीजन के पास माना जाता है कि एक सब्सटेंशियल ब्लैक बग पॉपुलेशन है जो कि एक एप्रोप्रिएट प्रे बेस की तरह सर्व करेगा फॉर चीता। ठीक है जी। सो जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो काफी जनरेट किया जा सकता है। एक तरीके से आपका कंजर्वेशन ऑपरेशन ही नहीं, ये आपका एक तरीके से इकोनॉमिक ऑपरेशन भी है स्टेट्स के लिए। तो जैसे इनकी इंट्रोडक्शन होगी तो उस तरीके से उस एरिया का टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है जी। तो इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफी एक इंटरेस्ट दिखाया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और उन्होंने 2.4 करोड़ का भी बजट सैंक्शन कर दिया है फॉर द चीता प्रोजेक्ट रिसेंटली। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक स्पीसीज है असिनोनिक्स जुबेटस, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मेंशन है, आप इन्हें भी अपने नोट्स में पेन डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये बेसिक डिटेल्स थी अबाउट दिस टॉपिक। सो आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं पे हैं। इसके बाद हम आपके प्रीमिक्स के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई करना है किस एनिमल के बारे में बात हो रही है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं दैट इट इज फाउंड मोस्टली इन एवरग्रीन एंड सेमी ग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम प्लेन्स टू हिल्स, जिसमें एलिवेशन की रेंज दी है 50 मीटर से
1500 मीटर अबव द सी लेवल। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है, जैसे कि सदर्न चाइना हो गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मेलिन पेनिसुला, सुमात्रा, जावा, इन सभी रीजन्स में पाया जाता है। इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली बात की गई है, जो आपके फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, तो उन पार्ट्स में भी पाया जाता है। ठीक है जी। इसे कंसिडर किया जाता है टू बी अ फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर स्पीसीज, जिसकी डार्क अपर बॉडी है, पेल अंडर पार्ट्स है एंड अ लॉन्ग बुशी टेल। ठीक है जी। सेकंड लास्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये आपके डायर्नल नेचर के हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द डे, बट अबोरियल मतलब ट्री ड्वेलिंग एंड हर्बीवोरस। लास्ट में इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात की है कि वो है आपका रतूफा बाइकलर। ठीक है जी। 7 स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली आप मलेयन जाइंट स्क्विरल के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ठीक है जी। तो रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो इसके नंबर्स हैं मलेयन जाइंट स्क्विरल के, दैट दे आर गोइंग टू डिक्लाइन बाय 90% बाय 2050, और ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं अगर कोई नेसेसरी अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिए गए इससे रिलेटेड। आयुषियन रेड लिस्ट का इसका स्टेटस आपका नियर थ्रेटेंड है। साइट्स में ये आपका अपेंडिक्स 2 में आता है, और जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें आपका शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है जी। लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो आपकी 18 ईयर्स की है। जोग्राफिक रेंज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ इसकी आपकी 25 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक है। ठीक है जी। बाकी की जो डिटेल्स थी वो हम आपकी स्टेटमेंट में डिस्कस तो कर ही चुके हैं। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पर स्टेटमेंट्स पहले दिए और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है जी। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है साइबेरियन प्रिमरोज के बारे में। आपने रिसेंटली ही न्यूज में सुना होगा, तो ये क्या चीज है? पहले कह रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड, सेकंड में कह रहे हैं टाइप ऑफ हर्ब है, या फिर आपकी एक यूनिक फिश है जो कि आपके डीप फ्रोजन वाटर्स में पाई जाती है, या फिर एक पेंगुइन की स्पीसीज है। 4 ऑप्शंस हैं। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा इसके बारे में, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली आपकी एक टाइप ऑफ हर्ब है। रिसर्चर्स ने ये पाया है साइबेरियन प्रिमरोज है वो एक तरीके से एक्सटेंट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। दे आर स्पेशलाइज्ड इन ग्रोइंग ऑन सी शोर मेडोज विद लो वेजिटेशन विच वर फाउंड बाय पोस्ट ग्लेशियल आइसोस्टैटिक रिबाउंड। अर्थात ये आपका जो टर्म है पोस्ट ग्लेशियल आइसोस्टैटिक रिबाउंड, ये एक तरीके से उसे कहते हैं जब आपका लैंड मास राइज कर जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ ह्यूज वेट ऑफ आइस शीट्स ड्यूरिंग द लास्ट ग्लेशियल पीरियड्स। ठीक है जी। सो बेसिकली आपकी स्मॉल पेरिनियल हर्ब है विद लो रोजेट्स ऑफ ग्रीन क्रिंकल्ड लीव्स एंड क्लस्टर्स ऑफ मेजेंटा पिंक फ्लावर्स। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है जी। एकदम करेक्टली बताया गया है। सो ये आपकी बेसिक डिटेल्स थी रिलेटेड टू साइबेरियन प्रिमरोज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है एक सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट के बारे में जो कि ग्रो करता है इन सॉइल और वाटर विद हाई सैलिनिटी। तो सैलिनिटी से कैसे आएगा? या तो वो कॉन्टैक्ट में आएगा सलाइन वाटर के साथ थ्रू इट्स पोर्स, या बाय सॉल्ट स्प्रे सच एज इन सलाइन सेमी डेजर्ट्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स, मार्शेस, स्लाउज एंड शी शोर्स। तो इस सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट को क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन दी गई हैं, ग्लाइकोफाइट, हाइग्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स या हेलोफाइट्स। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली इसे हम हेलोफाइट्स कहेंगे। तो ये तो क्लियर है ही कि जो आपके हेलोफाइट्स होते हैं वो बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट और सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं। दे कैन थ्राइव एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन सॉइल्स और वाटर्स कंटेनिंग हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस। तो जो आपकी टेरेस्ट्रियल प्लांट स्पीसीज होती हैं तो उसके ये 2% हिस्सा रखते हैं उसमें। हेलोफाइट्स वो काफी इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग सैलिनेशन ऑफ लैंड स्पेशली ड्यू टू सी लेवल राइज, जो कि आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए जो भी ये सी लेवल्स आपके अलार्मिंग रेट से बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो आपके इस तरीके के सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स है उनकी कल्टीवेशन करना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ अगर इस पे और रिसर्च की जा सके तो इसमें काफी हम जो इसके स्पेशल क्वालिटीज हैं उनसे अपने बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं, कि जैसे तो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का उसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, साथ के साथ एक तरीके का ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं फॉर पीपल, फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक, बायोफ्यूल, और इसे ऑर्नामेंटल पर्पसेस में भी यूज किया जा सकता है। सो जो दुनिया का पहला जेनेटिक गार्डन ऑफ हेलोफाइट्स है वो इनॉग्रेट किया गया था एट अ कोस्टल टाउन ऑफ वेदरनेम इन तमिलनाडु इन 2016। तो जो हमारे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जिन्हें कहा जाता है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, तो उन्हीं का ये एक फाउंडेशन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जिसके द्वारा ये गार्डन एस्टैब्लिश किया गया है। सो इट विल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 16,000 स्पीसीज। ठीक है जी। सो इनिशियली इट विल
comprise of halophytes occurring along the coast of India including the Andaman and Nicobar Islands. तो जो बाकी की आपकी तीन ऑप्शन थी हाइग्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और ग्लाइकोफाइट्स, तो उसके बारे में बात करें तो बेसिकली जो हाइग्रोफाइट्स हैं वो वही हैं जिन्हें मॉइस्चर में रहना ज्यादा पसंद है। ठीक है जी। मेसोफाइट्स आपके बेसिकली वो स्पीसीज हैं दैट थ्राइव बेस्ट ऑन अ मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, और जो आपके ग्लाइकोफाइट्स हैं वो वाले प्लांट्स हैं जो बेसिकली नॉन सैलाइन सॉइल्स में ग्रो करते हैं या फिर जो आपकी फ्रेश वाटर की बॉडीज हैं वहां ग्रो करते हैं। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी, यहाँ पर हमने आपकी जो बाकी तीन कैटेगरीज थी उसके बारे में भी थोड़ा देख लिया और आपकी जो हेलोफाइट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हक्की हब्बा के बारे में बात की जा रही है कि बेसिकली क्या चीज है। पहले में कहा जा रहा है एक बर्ड फेस्टिवल है जो कि कर्नाटका में होता है, या फिर आपका एक पीवीजीटी ग्रुप है फ्रॉम मलकनगिरी। ठीक है जी। या फिर एक मेडिसिनल रूट है जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई है इन द अन्नामलाई हिल्स, या फिर आपका ये सेक्रीफिशियल रिचुअल है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है जी। चार ऑप्शंस हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये आपका बर्ड फेस्टिवल है जो कि कर्नाटका में मनाया जाता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इको टूरिज्म बोर्ड ऑफ कर्नाटका, जिसके चलते वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स। तो नंदी हिल जो कि काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो उन्होंने ही इस साल का जो आपका हक्की हब्बा है वो होस्ट किया था। और ये तो है ही कि वो एक काफी फेमिलियर स्पॉट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फ्रॉम हिमालयन रीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो आपके टाइनी हिमालयन वॉबलर्स हैं दैट दे आर वन ऑफ द की अट्रैक्शन ड्यूरिंग हक्की हब्बा फेस्टिवल, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसके बारे में भी जरूर पढ़िए। उसके अलावा जो आपकी बाकी बर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में भी यहाँ मेंशन है जो कि इस सीजन के दौरान वहां पाई जाती हैं, जैसे कि पीड वॉबलर हो गया, ब्लिथरीड वॉबलर हो गया। तो इस तरीके की जो स्पीसीज हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है जी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन कौन से आपके जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड है। तो पहले बात हो रही है हैफोंग लेक के बारे में कि आपकी सिक्किम में है, दूसरे में कह रहे हैं कंवर लेक के बारे में कि आपके बिहार में है, थर्ड में कह रहे हैं ठोल लेक के बारे में गुजरात में, फोर्थ में कह रहे हैं जो आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, या फिफ्थ में कहा जा रहा है जो आपकी कंजली है वो आपकी पंजाब में है। ठीक है जी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सो बेसिकली यहाँ पर आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है, 2, 3 एंड 5 ओनली। ठीक है जी। तो इसमें जो आपकी हैफोंग लेक है ये आपकी सिक्किम में नहीं, ये आपकी असम में है, और जो आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। जो हिमाचल प्रदेश में है उसका नाम गोविंद सागर लेक ही है, उसमें वल्लभ पंत नहीं जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। तो जो भी आज हमने डिस्कस किया है आपके करंट अफेयर्स में, जो 6 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और ये जो 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ प्रैक्टिस किए हैं, आई होप आपको इनसे कुछ ना कुछ गेन जरूर हुआ हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, डेली के 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और जो आपकी प्रीलिम्स रिलेटेड प्रिपरेशन है उसे इसी तरीके से कंसिस्टेंट रखिए। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।